दोस्तों, ज्ञान विज्ञान आज इतना आगे निकल चुका है, हम इस ग्रह के अलावा भी अन्य ग्रहों पर जीवन ढूंढने की तलाश में निकल चुके हैं। चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक और अन्य सभी ग्रहों पर जीवन तलाशने की प्रक्रिया जो है वो चालू हो चुकी है। हमारा साइंस आज इतना आगे हो चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो चुकी है कि हम ऐसे बहुत से इम्पॉसिबल मैटर्स को भी हम पॉसिबल्स में चेंज करने की क्षमता रखने लगे हैं। और अगर ऐसे में ये सुनने को मिल जाए कि हमारे इसी लोक में, हमारे इसी पृथ्वी पर भी एक ऐसी जनजाति रहती है जो आज भी पाषाण काल के जैसा जीवन जी रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यानोमामी जनजाति की। दोस्तों, यानोमामी जनजाति आज भी पाषाण कालीन जिंदगी जी रही है। उन्हें आधुनिक लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो आधुनिक लोगों से काफ़ी दूर रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, यानोमामी जनजाति अपनी परंपराओं में बंधे हुए रहते हैं। वे आधुनिक जो भी भोग विलासा है उनसे कोई उनका संबंध नहीं रखना चाहते हैं। दोस्तों, यानोमामी जनजाति उत्तरीय ब्राजील और दक्षिणीय वेनेजुएला के वर्षा वनों में रहते हैं। दोस्तों, ये अपना जीवन उसी पहाड़ की वादियों में अपना जीवन यापन करते हैं। एक सर्वाइवल के रूप में आज भी ये अपने जीवन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, इन जनजातियों की खास बात ये है कि ये अपनी सदस्य के मरे हुए शरीर को खा जाते हैं। दरअसल ये इनकी एक प्रकार की परंपरा है और इस परंपराओं को निभाने के लिए ये अपने ही परिवार के सदस्य को जलाकर खा जाने की परंपरा में, मान्यता में ये विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि यदि उनके जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी उनके खास परिवार के लोग हैं, उनकी मृत्यु के बाद उन्हें जला दिया जाए तो उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो जाती है। और शांति मिलने के बाद यानी उस शरीर को अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बच्चों बीवियों के साथ मिलकर उस डेड बॉडीज़ की मांस को या उस भुनी हुई लाश को खा जाते हैं। दोस्तों, इनके परिवार के जो भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है उसकी डेड बॉडीज़ को कलर करते हैं। ये पूरी तरह से उसे पहले कलर करेंगे, डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के बाद फिर उसे जलाते हैं। जलाने के बाद उसके मांस को खा जाने की परंपरा निभाते हैं। दोस्तों, इनका मानना है कि यदि उस डेड बॉडीज़ को जला दिया जाए और पूरी तरह से जला दिया जाए या फिर उसे कीड़े मकोड़े को खिला दिया जाए तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए वो सोचते हैं कि किसी कीड़े मकोड़े के खाने से अच्छा है कि उनको ही उसे खा जाना चाहिए, क्योंकि ये उनके ही परिवार का हिस्सा रहे हैं। दोस्तों, इस वर्षा वन में अगर इनकी आबादी की बात करें तो आज लगभग इनकी कुल आबादी 45,000 के लगभग है। दोस्तों, साल 1940 में ब्राजील सरकार ने वेनेजुएला पर एक सीमा का प्रतिबंध लगाने के लिए, एक सीमा बांधने के लिए यहाँ पर कुछ लोगों को भेजा था। उस वक्त इस यानोमामी जनजाति का पहली बार बाहरी लोगों से संपर्क हुआ था। दोस्तों, यानोमामी जब बाहरी लोगों के संपर्क में आए 1940 में, तो उस वक्त इन्हें कई बीमारियों यानी कई ऐसी गंभीर बीमारियों के साथ भी जूझना पड़ा था। यानोमामियों के बीच में बाहरी लोगों के आने की वजह फ्लू और खसरा जैसी महामारी के रूप में बीमारी फैली, जिससे काफ़ी यानोमामी जनजाति प्रभावित हुए। दोस्तों, यानोमामी जनजाति की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वह काफ़ी कमज़ोर होने की वजह से, बाहरी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होने के कारण इनके बहुत सारे सदस्य मारे गए। क्योंकि आधुनिक बीमारियों से जो लड़ने की क्षमता है, जो अन्य प्रकार की मेडिसिन और टीके हैं, वे उन सब चीज़ों से दूर हैं, जिसकी वजह से उनकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो काफ़ी कमज़ोर होने की वजह से जो आधुनिक बीमारियां हैं उनसे वह लड़ने में सक्षम नहीं है। दोस्तों, साल 1970 के दशक में सरकार ने इनकी क्षेत्र में एक सड़क बनाने का निर्णय लिया और यह सड़क उनके बीचों बीच समुदाय से होकर जाने वाली थी। यानी उस वर्षा वन के बीच से एक सड़क निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू की गई कि उस अमेज़न जंगल के बीच से यदि एक सड़क निकाल दी जाए तो इन यानोमामी जनजाति को भी मुख्य धारा में लाकर इन्हें विकास किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, उन्हें ये नहीं पता था कि ये बाहरी लोगों के संपर्क में आने से इनकी आबादी पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला। दोस्तों, वहाँ के सरकार के इस निर्णय के कारण रोड बनाने के लिए वहाँ पे एक बड़े पैमाने पर लोग पहुँचे और इस निर्णय की वजह से वहाँ पे गांव के गांव लोग समाप्त हो गए।
यानी उन लोगों के बीच में इस प्रकार से बीमारियां फैली बाहरी लोगों के संपर्क में आने से, या फिर उनके द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया कुछ इस प्रकार से कि उनकी एक गांव करके ही समाप्त होने लगी। दोस्तों, यानोमामी जनजाति एक प्रकार के एक बड़े गोलाकार घरों में रहते हैं। ऊपर बड़े से गोलाकार घर का निर्माण करते हैं, जिसमें लगभग उनकी जो परिवार की सदस्यता होती है वो लगभग 400 लोग होते हैं। इन 400 के परिवार में ये अपना एक यूनियन बनाकर रहते हैं और इन सभी परिवारों में एक समानता बनी हुई रहती है। कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, वो सभी लोगों को एक समान का दर्जा देते हैं। दोस्तों, इनके जो घर की डिजाइन्स होती है कुछ इस प्रकार से होती है, साइड से पूरी तरह से ढका हुआ रहता है और बीच में खुला हुआ रहता है, जिससे साइड में जो ढके हुए जगह हैं वहाँ पर वो आसानी से रह सकें, और बीच में जहाँ पर खुला हुआ जगह रहता है वहाँ पर वह अपने और भी जो कार्यक्रम हैं, जो उनके त्यौहार पड़ते हैं या फिर और भी जो उनके क्रियाकलाप हैं, वो सारे काम वहाँ पे वो आसानी से कर लेते हैं। यानी घर के अंदर ही वे सारे काम आसानी से अच्छे से कर लेते हैं। दोस्तों, यानोमामी जनजाति के परिवार में जो पुरुष होते हैं वो शिकार करते हैं, और जो महिलाएं होती हैं जो उनकी जिम्मेदारी होती है जंगलों से शहद निकालना या फिर एक प्रकार से वेज के रूप में जो भी खाद्य पदार्थ इकट्ठा किया जाता है वो सारा कार्य महिलाओं का होता है। वो महिलाएं इस प्रकार की जो वहाँ की वनस्पतियाँ हैं, वहाँ के जो फल फ्रूट्स जो भी ये वृक्ष हैं, वहाँ से उन्हें फ्रूट्स को कलेक्ट करना, शहद को कलेक्ट करना और भी अन्य प्रकार की कुछ खाने जैसी योग्य फल फ्रूट्स हैं उन्हें इकट्ठा करना, ये सारे कार्य महिलाओं के होते हैं। और पुरुषों का कार्य होता है शिकार करना और शिकार करके लाकर पूरे परिवार को खिलाना और खाना। दोस्तों, यानोमामी जनजाति के यहाँ लगभग 60 प्रकार के ऐसे फल या ऐसे फसलें उगती हैं जिन पर उनका पूरा जीवन निर्भर रहता है। दोस्तों, यानोमामी जनजाति मछलियों का जब शिकार करते हैं तो वो एक प्रकार के ऐसे खास तरल पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं जिससे पानी में रहते हुए वो सभी मछलियाँ अचेत हो जाती हैं, यानी बेहोश हो जाती हैं, और उसके बाद वह ऊपर आ जाती हैं, जिसके बाद वह उन्हें आसानी से पकड़ लेते हैं। दोस्तों, आप एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि इस यानोमामी जनजाति को वनस्पति विज्ञान का अच्छा ज्ञान है। ये अपने सभी प्रकार के जो बीमारियां हैं, ये अपने उन सभी बीमारियों का इलाज इस वनस्पति विज्ञान यानी इस वनस्पति के माध्यम से ही करते हैं। यह जंगलों में रहते हुए अपने संपूर्ण जीवन को इसी वनस्पतियों पर निर्भर करके रखते हैं। दोस्तों, आज यानोमामी जनजाति एक बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा है। बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के होने के कारण, इनमें अनेक प्रकार की अन्य बीमारियों को फैलने के कारण ये काफ़ी तेजी से इनके परिवार के लोग मारे जा रहे हैं, या इनकी जो आबादी है काफ़ी तेजी से घट रही है। दोस्तों, साल 1980 के दशक में ब्राज़ील सरकार ने यहाँ पर लगभग 40,000 ऐसे खननकर्ताओं को भेजा। यहाँ पर उन सभी स्वर्ण खनिजकर्ताओं ने इस प्रकार से उन पर जुर्म किया। दोस्तों, स्वर्ण खनिजकर्ताओं ने यानोमामी जनजाति के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया, उनका इस प्रकार से शोषण किया और कुछ लोगों को गोलियां भी मार दी गई, जिसकी वजह से ये सारे के सारे यानोमामी जनजाति पूरी तरह से विध्वस्त हो गए। इनकी जो यूनियन थी बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर आ गई है। दोस्तों, यानोमामी जनजाति की जो जीवन की प्रक्रिया थी वह पूरी तरह से विहीन हो चुके हैं। आज वो काफ़ी गंभीर समस्याओं की वजह से गुजर रहे हैं। इनके जीवन में बाहरी लोगों के संपर्क आने की वजह से इनको कई प्रकार की ऐसी गंभीर बीमारियां लग गई, जिनसे कई गांव समाप्त हो गया और उनके कई ऐसे परिवार के लोग थे जो मारे जा चुके हैं। फाइनली ब्राज़ील सरकार ने साल 1992 में इन सभी खननकर्ताओं को वापस बुला लिया और यहाँ पर रोक लगा दिया। यानी यानोमामी जनजाति के संरक्षण के लिए साल 1992 में इस प्रकार के कदम उठाए गए। दोस्तों, ये डेविड कोपेनाव और CPY के नेतृत्व में सारे कार्य हुए, जिसके बाद ब्राज़ील सरकार ने यानोमामी जनजाति के संरक्षण के लिए इस प्रकार के सभी कदम उठाना चालू कर दिया। साल 1992 के बाद यानोमामी जनजाति के बीच में कोई भी व्यक्ति जाकर उनके जीवन को डिस्टर्ब नहीं करने की कोशिश किया है, और वहाँ की निजी सरकार ने भी इस प्रकार का सख्त आदेश दिया है। उनके जीवन संरक्षण के बीच में कोई भी
हस्तक्षेप नहीं करेगी। दोस्तों, यानोमामी जनजाति की जीवन से आप क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।